नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो 2024-25 का बजट आया है, जो आज प्रस्तुत किया गया है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, उसमें मुख्य बातें क्या क्या है। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। पहला पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बजट में 5 मुख्य फैक्टर्स की चर्चा की गई है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और साथ में मिडिल क्लास जो है उस पर बहुत ज्यादा फोकस। अगले पॉइंट में अगर हम देखें तो बजट में 9 प्रायोरिटीज को तय किया गया है, जिसमें पहली प्रायोरिटी है आपकी प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर। रेजिलियंस का मतलब आपको पता ही है, मतलब एग्रीकल्चर को ऐसा बनाना ताकि वो जो छोटे मोटे शॉक्स आते हैं उनको एब्जॉर्ब कर सके। दूसरा पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, यानी कि सरकार का बहुत ज्यादा फोकस रहने वाला है इन दोनों बिंदुओं पर, ताकि ज्यादा से ज्यादा रोजगार उत्पन्न हो सके। तीसरा पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसमें बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया गया है। इसकी चर्चा सरकार ने इंटरिम बजट में भी की। एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, जिसकी आगे हम चर्चा करेंगे आने वाली स्लाइड्स। अर्बन डेवलपमेंट में भी काफी अच्छे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। इनोवेशन एंड रिसर्च डेवलपमेंट पर भी फोकस किया गया है सरकार के द्वारा। इसके अलावा इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस पर फोकस किया गया है, जिसमें पुअर, महिलाएं और यूथ पर बहुत ज्यादा फोकस रहेगा। इसके अलावा एनर्जी सिक्योरिटी पर सरकार के द्वारा ध्यान दिया गया है और नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की भी चर्चा की गई है। अगली स्लाइड में आप देखेंगे तो बजट जो हमारा डिफेंस आउटले है उसको बढ़ाकर 4.56 लाख करोड़ किया गया है, ताकि जो हमारे सीमा पर उत्पात मचाती रहती जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे हम अच्छे से उनका सामना कर। तो ये काफी सराहनीय कदम है सरकार का। तो जो बजट आउटले है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी तो नहीं हुई, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उसमें थोड़ा सा बढ़ा। अगला पॉइंट आप देखेंगे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, अगर हम उसकी बात करें तो उसका जो आउटले है वो 1.52 लाख करोड़ रखा गया है, जिससे एग्रीकल्चर और साथ में अलाइड सेक्टर यानी कि फिशरीज हो गया और जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेक्टर्स हैं उनके डेवलपमेंट पर फोकस किया जाना है। इसके साथ साथ किसानों को ध्यान में रखते हुए सरकार का एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया है, क्योंकि 109 नई हाई यील्डिंग वेराइटीज जो कि क्लाइमेट रेजिलिएंट भी होगी, यानी कि आपने देखा हो कभी सूखे की मार होती है किसानों के ऊपर, कभी ओले गिर जाते हैं तो कभी बारिश ज्यादा हो जाती है, तो उनसे रेजिलिएंट जो आपकी फर्स्ट क्रॉप्स हैं उनको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसके अलावा इस जो स्कीम है उसका फायदा सीधे सीधे आने वाले 2 वर्षों में लगभग 1 करोड़ फार्मर्स को होगा। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उनको भी रिलीज किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 32 नई हॉर्टिकल्चर जो फील्ड्स हैं उनको भी रिलीज किया जाना है। अगली अगर हम बात करें तो जो आपका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपने नाम सुना होगा आधार का, जो आपका जनधन आधार और मोबाइल, आपने जेम ट्रिनिटी का नाम सुना होगा। इसी प्रकार जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, आपने फोन पे या आपकी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आपने यूज किया होगा, तो ये भी क्या है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अब किसानों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा और इसकी शुरुआत में 400 डिस्ट्रिक्ट में की जानी है, ताकि वहां पर डिजिटल जो सर्वे है क्रॉप्स का वो किया जा सके और अंततः उसका फायदा किसानों को ही होगा। उसके अलावा जो आपकी श्रिम्प फार्मिंग है उसको बढ़ावा देने के लिए जो न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर्स है उनको भी बढ़ावा देना है। उसके अलावा एक नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी शुरू की जाएगी, जिससे जो रूरल इकोनॉमी है उसको बढ़ावा मिल सके और साथ में वहां पर अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके। अगला पॉइंट यदि हम देखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट पर सरकार का बहुत ज्यादा फोकस रहता है, तो उसके लिए भी सरकार ने कुछ पैकेज यहाँ पर रिलीज किया है। तो एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत सरकार ने 5 स्कीमों का एक पैकेज अनाउंस किया है, जिसमें कई सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, वो आप डिटेल में जाकर इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऊपर से उसको थोड़ा सा देख सकते। तो इसमें जो हमारे देश के युवा हैं उनको एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग को फैसिलिटेट करने के लिए आने वाले 5 वर्षों में 4.1 करोड़ यूथ को इससे फायदा मिलेगा और इस केंद्र सरकार की तरफ से इसमें 2 लाख करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान आने वाले 5 वर्षों में किया गया है। अगला पॉइंट है 4 इंपोर्टेंट सेक्टर्स हैं उन पर फोकस किया जाना है। सरकार का इन चारों सेक्टर्स पर काफी हमेशा ध्यान रहता है, जिसमें पुअर, वुमेन, यूथ और फार्मर्स पर बहुत ज्यादा फोकस रहेगा, है ना। तो फार्मर्स के लिए हमने कुछ स्कीम्स तो पहले भी डिस्कस कर ली है। इसके अलावा यहाँ पर आपने इंटरिम बजट में देखा होगा कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, तो उसकी चर्चा यहाँ पर भी की गई है। इसके अलावा गरीबों पर फोकस करते हुए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को आने वाले 5 वर्षों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है और इसका फायदा 80 करोड़ लोगों को, हमारे देश के गरीबों को मिलेगा। उसके अलावा हमने स्किलिंग की भी बात कर ली है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि 5 स्कीम्स का एक पैकेज अनाउंस किया है सरकार ने, जिसमें आने वाले कुछ वर्षों में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई, जिसमें युवाओं पर, उनके एजुकेशन और स्किलिंग पर पूरा फोकस सरकार का रहने वाला है। अगला पॉइंट अगर आप देखें तो एजुकेशन लोन, जिसमें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, यानी कि जो घरेलू आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर भी बहुत महंगे कोर्सेज होते हैं। तो कई बार क्या होता है, विदेश शिक्षा के लिए तो आपके लिए लोन अवेलेबल होते हैं, लेकिन घरेलू शिक्षा को इस बार सरकार ने फोकस किया है और यहाँ पर भी 10 लाख तक के
फाइनेंशियल सपोर्ट की बात की गई है। अगर आप हायर एजुकेशन में कुछ अच्छी डिग्री हासिल करना चाहते हैं तो वहां पर भी आप लोन ले सकते हैं, जो कि 10 लाख रुपए तक का हो सकता है। अगला पॉइंट अगर देखें, जो आपका मॉडल स्किल लोन है वो उसमें 25,000 स्टूडेंट्स को हर साल फायदा देने की एक योजना बनाई गई है, जिसको आने वाले वर्षों में और बढ़ाया जाए। तो एक रिवाइज्ड मॉडल स्किल लोन स्कीम भी सरकार के द्वारा शुरू की गई है, जिसमें हर साल 25,000 स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा। इसमें 10 लाख तक के ई वाउचर्स हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स को उपलब्ध कराए जाए, और साथ में इंटरेस्ट जो होगा, आपके जो एजुकेशन लोन का जो इंटरेस्ट होगा उस पर भी आपको 3% तक लोन सबवेंशन मिलेगा। उसके अलावा आने वाले 5 वर्षों में 20 लाख जो यूथ है उनको स्किल करने का सरकार का टारगेट है, और इसके लिए सरकार ने 1000 IITs को जो ITIs होते हैं उनको अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। उसके अलावा सरकार ने जो आपके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, जो नए नए वर्कर्स आते हैं उनको ध्यान में रखते हुए सरकार ने एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय को ध्यान में रख कुछ अनाउंसमेंट किए हैं, और इसमें जो आने वाले शुरुआत के 2-3 महीने होंगे उसमें 5,000 पर मंथ के हिसाब से यूथ जो नए नए होंगे उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसकी जो अपर लिमिट है वो 1 लाख पर मंथ रखी गई। इस स्कीम से 210 लाख युवाओं को फायदा मिलने की उम्मीद है। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है सरकार का उस पर फोकस रहता है, और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो इस पर फोकस करते हुए सरकार ने यहाँ पर भी कुछ नए कदम उठाए हैं, जिससे लगभग 3 मिलियन युवाओं को, यानी कि लगभग 30 लाख जो यूथ पॉपुलेशन है हमारे देश के, उनको फायदा मिलेगा। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है बिहार में, उसकी एक घोषणा की गई है। जो अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसके अंतर्गत गया के अंदर, यानी कि बिहार में एक जिला है गया, आपने नाम सुना होगा, वहां पर कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत की जानी है, और उसमें कई सारे एक्सप्रेसवे पर सरकार का फोकस है, जिसमें लगभग 26,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यहाँ पर पूरा फोकस जो रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर हाईवे, बोधगया राजगीर वैशाली दरभंगा एंड एन एडिशनल 2 लेन ब्रिज ओवर रिवर गंगा इन बक्सर इज ऑल्सो प्रपोज। इसके अलावा अगर हम देखें तो सरकार ने जो वुमेन पार्टिसिपेशन है वर्क फोर्स के अंदर, उसको बढ़ाने पर भी बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। इसके लिए जो अलग अलग शहर है वहां पर हॉस्टल्स को सेटअप किया जाएगा, और साथ में वुमेन स्पेसिफिक स्किलिंग प्रोग्राम्स भी सरकार के द्वारा शुरू किए जाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो भी हमारे जो वर्क फोर्स है उसका पार्ट बन सके। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है MSMEs के लिए, उसको आगे बढ़ाने का या उसका जो टाइम ड्यूरेशन है उसको और आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है, और उसके लिए एक नई स्कीम भी MSMEs के लिए शुरू की गई है, जिससे कई सारी जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको भी फायदा मिलेगा। अगला पॉइंट हम देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल जो हमारे यूथ हैं जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा अनाउंसमेंट है। तो आपने जो मुद्रा स्कीम का नाम सुना होगा, उसमें जो तरुण कैटेगरी थी, जिसमें हाईएस्ट लिमिट पहले 10 लाख तक लोन की हुआ करती थी, अब उसको बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। यानी कि जिन जिन लोगों ने 10 लाख तक के लोन लिए थे और उसको वापस सरकार को पे करना शुरू कर दिया था, जो कर रहे थे, उनको इस स्कीम का फायदा मिलेगा, यानी कि अब वो अपने लोन को 20 लाख तक करवा सकते। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है उस पर भी सरकार का फिर से फोकस है। उनका मानना है कि इससे कई सारे जो रेजोल्यूशंस है वो करने में हमको मदद मिली है, और लगभग हमने यानी कि सरकार ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के थ्रू लगभग 1000 कंपनियों को रिजोल्व करने में यहाँ पर सहायता मिली, जिससे सीधे 3.3 लाख करोड़ की डायरेक्ट रिकवरी जो क्रेडिटर्स हैं, यानी कि जो बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उनको इतने का फायदा हुआ है। और सरकार का टारगेट है स्कीम को आगे भी जारी रखा जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसको इसका लाभ मिल सके। उसके अलावा अगर आप देखें तो जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए, उसको जो इंतरिम बजट में घोषणा की गई थी उसके वहीं पर रखा गया, यानी कि इसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। जो पहले 11.1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान था, जो कि हमारे देश की जीडीपी का 3.4% है, वही इस बार भी रखा गया है, जो कि एक अच्छा अमाउंट है। इससे कई सारे रोजगार जनरेट होंगे और हमारे देश में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसको बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा जो अर्बन हाउसिंग है उस पर भी सरकार का बहुत ज्यादा फोकस है। इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन जो हाउसिंग है उसमें जो स्कीम है उसको ऑपरेट किया गया है, और स्कीम को 2.0 नाम देकर शुरू किया गया है। इससे 10 लाख करोड़ रुपए का इसमें आउटले रखा जाएगा, और इससे आने वाले वर्षों में कई सारे लगभग हमारे देश के जो शहरों में रहने वाले जो गरीब लोग हैं, जो घर का अपना सपना देखते हैं, उनको यहाँ पर फायदा मिलने की उम्मीद है। यहाँ पर सब्सिडाइज रेट में उनको क्या मिलेगा, घर उनके खरीद सकते हैं, सरकार उनकी मदद। अगला अगर हम देखें तो सरकार के द्वारा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम अनाउंस की गई है, का नाम है क्रिटिकल मिनरल मिशन। इसमें क्या होगा कि जो हमारे क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा कोबाल्ट हो गया, या फिर जिंक हो गया, या फिर आपने कई सारे जैसे आपकी जो मोबाइल की बैटरीज वगैरह बनती हैं, इस तरह के जो मिनरल्स हैं उनकी रिसाइकलिंग और ओवरसीज एक्विजिशन, ओवरसीज का मतलब जो विदेशों के अंदर जो उनके ब्लॉक्स होते हैं जिनकी नीलामियां होती हैं, उसके लिए भी सरकार ने क्रिटिकल मिनरल मिशन की शुरुआत की है, जिससे हमारे देश में जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हैं, जो क्रिटिकल मटेरियल्स होते हैं, उनके निर्माण में हमारे देश में जो एक्टिविटीज है वो बढ़ोतरी होगी, और इससे हमारे देश का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ने की उम्मीद है, और साथ में डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसमें हमें फायदा मिल सकेगा। इसके अलावा जो फ्लड मैनेजमेंट है हमारे देश में अलग अलग शहरों में हर वर्ष लगभग बाढ़ आती रहती है, आपने देखा ही होगा, तो उसके लिए
लिए भी सरकार ने कुछ सपोर्ट करने की घोषणा की है। खास तौर पर बिहार, असम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर सरकार का मुख्य फोकस है। और साथ में पिछली बार आपने देखा होगा सिक्किम में फ्लैश फ्लड्स आई थी, तो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा उसका अपने बजट स्पीच में जिक्र भी किया गया था कि उस पर हमारा खास फोकस होगा ताकि हमारे देश में जो फ्लड मैनेजमेंट है हम उसको सुधार सकें। उसके अलावा जो स्पेस इकोनॉमी आपने देखा होगा, जो स्पेस इकोनॉमी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, नई नई कंपनीज इसमें आ रही है, तो इसको भी सरकार बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाली है। और हमारी जो स्पेस इकोनॉमी है उसको आने वाले 10 वर्षों में 5 गुना इसको बढ़ाने पर यहाँ पर हमारा फोकस रहेगा। और इसके लिए सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड भी उसके स्थापित करने की भी घोषणा करी है ताकि जो नए नए स्टार्टअप्स हैं उनको इससे मदद मिल सके और हमारे देश में भी एलन मस्क जैसे नए नए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो खड़े हो सके। इसके अलावा सरकार ने जो कस्टम ड्यूटीज है उसको कम करने का भी फैसला किया है। आपने देखा होगा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में इंडिया अभी जो टॉप कंट्रीज है उनमें आ गया है, तो उसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए और हमारे एक्सपोर्ट्स को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए सरकार ने जो मोबाइल फोन्स और मोबाइल चार्जर्स हैं उन पर जो कस्टम ड्यूटीज लगती थी उसको भी घटा दिया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो हमारा देश का फिस्कल डेफिसिट है, अब फिस्कल डेफिसिट क्या होता है इसको हम कभी और डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक होता है। बस आप अभी इतना ध्यान रखें कि जो फिस्कल डेफिसिट है उसको 4.9% ऑफ हमारे जीडीपी रहने की उम्मीद है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में। अब आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि पिछले वर्ष ये कम था, यानी कि 4.5% था, उसकी तुलना में इस वर्ष ये थोड़ा सा ज्यादा है। उसके कारण क्या है उसको हम कभी और डिस्कस करें। उसके अलावा जो एंजल टैक्स होता है, स्टार्टअप्स में जो नए नए इन्वेस्टर्स होते हैं उनको सरकार क्या करती है, टैक्स करती है। तो हमारे देश में और ज्यादा स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने क्या करा है कि जितने भी कैटेगरीज होती हैं एंजल टैक्स की, उसमें टैक्स पेयर्स को जो आपका एंजल टैक्स था उसको पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया, यानी कि समाप्त करने की घोषणा करी है। इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और साथ में स्टार्टअप्स के जो कल्चर है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा सिल्वर और गोल्ड पर भी कस्टम ड्यूटी है उसको घटा दिया गया है। पहले इस पर 10% हुआ करती थी, अब यह मात्र 6% रह गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड जो आपका ई कॉमर्स है उसमें जो टीडीएस रेट है उसको घटाकर 0.1% कर दिया गया है। ये भी एक अच्छा सराहनीय कदम है। उसके अलावा जो भी टीडीएस पेमेंट में जो भी डिले होता था या फिर टीडीएस को एडजस्ट करने में जो भी डिले कर देते थे कई बार टैक्स पेयर, तो उनको क्या होता था पहले उसको क्रिमिनलाइज यानी कि उन पर जुर्माना लगा दिया ना, फिर कुछ ना कुछ उनको सजा हो जाती। तो इस प्रोविजन को थोड़ा सा इससे हरासमेंट होता था टैक्स पेयर्स का, तो उसको कम करने के लिए सरकार ने क्या करा, टीडीएस फाइल करने में अगर आप लेट हो जाते हैं तो आपको वहां पर किसी भी तरह की पेनल एक्टिविटीज आपके ऊपर नहीं हो, तो ये आपको ध्यान रखें। इसके अलावा 25 क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं उनको कस्टम ड्यूटी से एग्जाम करने का फैसला किया गया है। इससे क्या होगा, हमारे देश में जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज है उसको बूस्ट मिलेगा, ऐसा मानना हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर का है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट खबर जिसके बारे में कई चर्चा हो रही है, वैसे इसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया के आज के दौर में हुए प्राय तो मचा ही रहता है। तो आप देखना है कि जो नए टैक्स रिजीम है उसमें टैक्स स्लैब्स में कुछ बदलाव हुए हैं। तो उसको अगर हम देखें एक बार, तो 0 से 3 लाख तक के जो भी इनकम वाले लोग हैं उन पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख तक के जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उनको 5% की दर से टैक्स देना पड़ेगा। 7 से 10 लाख वालों को 10% की रेट से, 10 से 12 लाख वालों को 15% और 12 से 15 को 20% और 15 लाख से जितने भी ज्यादा कमाने वाले लोग हैं उनको लगभग 30% की दर से इनकम टैक्स देना पड़ेगा। उसके अलावा जो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन है टैक्स रिजीम के अंदर उसमें भी थोड़ी सी बढ़ोतरी, यानी कि जो टैक्स पेयर्स है मिडिल क्लास खासकर उनको राहत देने की यहाँ पर प्रयास किया गया है। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले 50,000 हुआ करता था उसको अब बढ़ाकर नई टैक्स रिजीम में 75
70,000 रुपये कर दिया गया है। तो ये कुछ हमारे तरफ से आपके लिए अपडेट्स थी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करना, और इसी तरह हम आपको लगातार जो एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।